हेलो एंड वेलकम टू न्यूट्रोफिल नर्सिंग लेक्चर्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी किडनी फेलियर के बारे में, जिसका हमने मैनेजमेंट पढ़ा था कि टेम्पररी मैनेजमेंट मतलब जब तक लाइफ लॉन्ग है, स्पेशली इन क्रॉनिक किडनी फेलियर में लाइफ लॉन्ग पेशेंट को डायलिसिस चलता है जब तक उसकी लाइफ है। तो आज हम पढ़ेंगे डायलिसिस प्रोसीजर के बारे में, आखिर इंडिकेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल किस पे काम करता है, टाइप्स ऑफ डायलिसिस क्या है, एक्सेस साइट क्या है और उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस। तो डायलिसिस होता क्या है? एक टेक्निक होता है जिससे हम क्या करते हैं, ब्लड से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ओके, अ टेक्निक बाय विच वी रिमूव द वेस्ट फ्रॉम ब्लड। अब इसके इंडिकेशन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है इसका ESKD, जो हमने क्रॉनिक किडनी फेलियर में हमने एक 5th स्टेज पढ़ी थी, दैट इज़ द एंड स्टेज रीनल डिजीज़, जिसमें GFR रेट जो है लेस देन 15 मिनट पर ml हो रहा था। उसको हम बोले थे 5th स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर, या तो ESKD, एंड स्टेज किडनी फेलियर। तो डायलिसिस का फर्स्ट इंडिकेशन है ESKD। सेकेंड है हाइपरकैलेमिया, यानी ब्लड में जो है पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया है। थर्ड इज़ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फोर्थ है टॉक्सिसिटी, एंड ये मेडिकेशन का टॉक्सिसिटी, जैसे मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी हो गया, ठीक है। फिर आता है पॉइजनिंग, कोई भी पॉइजनिंग हो गई, पॉइजनिंग इनहेलेशन या तो पॉइजनिंग इंजेक्शन, ठीक है। ये हमारे इंडिकेशन हो गए। अब डायलिसिस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? Dialysis works on the three principles. First is diffusion, second osmosis, third is ultrafiltration. पहले हम इनके डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम थ्रू डायग्राम हम समझेंगे कि आखिर डिफ्यूजन है क्या, ऑस्मोसिस है क्या, एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या है कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो सल्यूट ट्रांसफ़र होगा उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन। अब हमारा सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। हमारे ब्लड में कौन से सॉल्यूट होंगे? वेस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, और बाइकार्बोनेट्स हो सकता है। तो ये हमारे ब्लड में सल्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन हो गया। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या, यानी वाटर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स मिलके तब जाके सोल्यूशन बनता है, दैट इज़ द सॉल्वेंट एंड द सल्यूट। सॉल्वेंट क्या है हमारे ब्लड में? सॉल्वेंट होता है वाटर, एंड सल्यूट होता है जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट, न्यूट्रिएंट एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारे सल्यूट होते हैं, तब जाके सोल्यूशन बनता है। डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सल्यूट है उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका हम लाइव एग्जांपल एक देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डिफ्यूजन सिर्फ वाटर में हो, डिफ्यूजन वाटर और गैस दोनों में होता है। अगर हम रूम के एक तरफ परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो वो डिफ्यूज़ होके, क्योंकि हमने जहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया है वहाँ पे कंसंट्रेशन हायर है, और रूम के दूसरे कोने में हम देखेंगे कुछ टाइम बाद स्मेल आने लगेगी, जो फ्रेग्रेंस है वो आने लगेगी। तो ये क्या है? हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे हमने स्प्रे किया, द सॉल्यूट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। तो ये गैसेस में भी मूवमेंट होती है। तो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बोथ इन वाटर एज वेल एज द गैस, ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस की हमने बात की, डिफ्यूजन में तो सोल्यूट मूव हो रहा था। ऑस्मोसिस में क्या है कि सॉल्वेंट मूव करता है, कहाँ से? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। और ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही होता है। डिफ्यूजन वाटर और गैस दोनों में होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर में होता है। अब हमारा थर्ड आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, बाय एडिंग एक्स्ट्रा ग्रेडियंट। एक्स्ट्रा ग्रेडियंट में क्या होगा? हमारा डेक्सट्रोज
ऐड करके हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे कि ऑस्मोसिस जो नॉर्मली हो रहा है अगर हम उसमें एक्स्ट्रा ग्रेडियंट ऐड कर देंगे यानी कि डेक्सट्रोज ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि ऑस्मोसिस का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि वाटर का रिमूवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम थ्रू डायग्राम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या है कि हमने एक जार लिया, ठीक है, एक बड़ा सा जार लिया जिसके बीच में यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों साइड 1 लीटर वाटर लिया। ठीक है, दोनों साइड वाटर का क्वांटिटी सेम है, दैट इज़ 1 लीटर। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर में हमने 5 ग्राम्स NaCl यानी सिर्फ सोडियम बोलते हैं। ठीक है, 5 ग्राम हमने सोडियम लिया, उसको हमने इंडिकेट कर दिया दीज 5 मॉलिक्यूल्स, ओके, और सोडियम, मतलब एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर है और 5 ग्राम सोडियम, यानी हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम से अच्छे से समझने के लिए। फिर आते हैं बी कंटेनर में, बी कंटेनर में भी 1 लीटर H2O है, वाटर है, मतलब दोनों तरफ जो है सोल्यूशन का अमाउंट सेम है, दैट इज़ 1 लीटर। ठीक है, पर बी कंटेनर में हमने क्या किया, 10 मॉलिक्यूल्स यानी कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम ले लिया। तो कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई है, कंसंट्रेशन हमारा बी कंटेनर में ज़्यादा है, क्योंकि बी कंटेनर में सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट उतना ही है, और ए कंटेनर में क्या है कि हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है पर जो सॉल्यूट है वो कम है। तो बी हो गया हमारा हायर कंसंट्रेशन और ए हो गया हमारा लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमने डिफ्यूजन के डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि सल्यूट का जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो हमने पढ़ा कि बी कंटेनर में सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए बी कंटेनर टू ए कंटेनर वो सॉल्यूट मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 थे और यहाँ पे 10 थे, जब तक ये दोनों का नंबर इक्वलाइज नहीं हो जाएगा, 7.5 7.5 दोनों तरफ नहीं हो जाएगा, तब तक जो है बी कंटेनर से ए कंटेनर की तरफ मूव ऑन करते रहेगा। क्या मूव ऑन करेगा, सॉल्यूट मूव ऑन करेगा। अब आते हैं हम सेकेंड प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वहाँ पे जो था डिफ्यूजन में हमारा सोल्यूशन जो सॉल्वेंट था वो उसका अमाउंट सेम था, दैट इज़ 1 लीटर। अब ऑस्मोसिस में क्या है, कंटेनर 1 में ए में 1 लीटर वाटर होगा, कंटेनर बी में 1.5 लीटर वाटर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है दोनों हम सेम रखेंगे, 5 ग्राम्स एंड 5 ग्राम्स। ठीक है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब बताइए कि लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, लोअर कंसंट्रेशन हमारा बी होगा, क्योंकि पानी का अमाउंट तो बी में ज़्यादा है, बेशक सोल्यूट कम है, वहाँ पे सोल्यूट तो सेम है दोनों में, पर वाटर कंसंट्रेशन बी में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड कौन होगा सबसे ज़्यादा, ए जो है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू बी। ठीक है, तो वाटर का ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा था कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बी से वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट, वाटर ट्रांसफ़र होगा हमारा ए कंटेनर में, तो इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, जब हमें चाहिए कि और भी ज़्यादा बी में से और ज़्यादा पानी ए में जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें डेक्सट्रोज और ऐड कर देंगे। डेक्सट्रोज ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा कि और ज़्यादा लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा मूव करेगा इस तरफ, ए की तरफ। ठीक है, डेक्सट्रोज ऐड करने के बाद ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हमने पढ़े 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डायलिसिस। 1 इज़ डिफ्यूजन, सेकेंड इज़ ऑस्मोसिस, थर्ड इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब टाइप्स ऑफ डायलिसिस
पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायलिसिस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस, वन इज़ हीमोडायलिसिस, वन इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। पहले आते हैं हम हीमोडायलिसिस की तरफ, ठीक है। हीमोडायलिसिस में एक डायलिसाइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम एक वाटर बॉटल ले लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक पतला सा डायलिसाइड सॉल्यूशन, जो डायलिसाइड सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो स्टेराइल हो, ठीक है। ये क्लीन होना चाहिए बट ज़रूरी नहीं कि वो एक स्टेराइल हो, ठीक है। उसका टेम्परेचर ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नो नीड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। इसमें कंपोनेंट, सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होंगे, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, डेक्सट्रोज होगा, हिपैरिन होगा। एज एंटीकोएगुलेंट की तरह हिपैरिन काम करेगा, तो इसलिए हिपैरिन भी होगा। तो ये डायलिसाइड सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स हो गए। डायलिसाइड सॉल्यूशन को हम डीएस भी बोलते हैं, ओके। फिर आता है जो चैम्बर होगा, वो होगा डायलाइज़र। डायलाइज़र मतलब एक बॉटल की तरह होगा, ठीक है। एक प्लास्टिक चेम्बर होगा, मतलब जो डायलाइज़र होगा उसका आउटर होगा प्लास्टिक चेम्बर होगा, ठीक है। उसके अंदर बहुत ही पतले पतले सेलुलोज फाइबर्स होंगे, सेलुलोज फाइबर्स के ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे, और वो ट्यूब क्या करेगा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। वो जो ट्यूब होगा वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक में से ब्लड फ्लो होगा, एक में से डायलिसिस सॉल्यूशन फ्लो होगा, ठीक है। ब्लड अगर अप टू डाउन फ्लो हो रहा है तो डायलाइजर सॉल्यूशन जो है डाउन टू अप, मतलब दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन होंगे उस चेम्बर के अंदर। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो है एक हमारा बड़ा सा ट्यूब, ठीक है, ये हो गया हमारा एक डायलाइजर, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ये आर्टरी से, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, देखिए ये हमारा डायलाइजर है, ठीक है। दिस इज़ द डायलाइजर। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है एंड यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ओके। अब ये वाली ओपनिंग एक आर्टरी से कनेक्टेड होती है और नीचे वाली ओपनिंग एक वेन से कनेक्टेड होती है। यहाँ से ब्लड डायलाइजर के अंदर आता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ओके। अब देखते हैं, और ये जो आर्टरी के अंदर है, यहाँ पे ये बीच में ये जो है सेल्यूलोज फाइबर है, जो ट्यूब्स है, यहाँ पे मिलियन थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत ही माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब थाउजेंड्स में होते हैं, ठीक है। और एक क्लोज सिस्टम के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ऐसे क्लोज्ड सिस्टम होता है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही फ्लो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा डायलाइजर, डायलाइजेट सॉल्यूशन की एंट्री होती है, यहाँ पे यूज्ड डायलाइजेट सॉल्यूशन की एग्जिट होती है। ये था इसका डायग्राम। अब समझते हैं इसका काम क्या है। यहाँ से हमारे बॉडी से ब्लड एंटर हुआ डायलाइजर के अंदर, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स के अंदर मैंने बोला था, अगर डायलिसेट जो है, जो अगर ब्लड जो है ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से जब हम डायलाइजर की एंट्री करवाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो ब्लड प्यूरिफाई होके जो वेस्ट बाहर निकलेगा, यहाँ से ओल्ड डायलाइजर होगा, मतलब इसमें सारा ब्लड का वेस्ट होगा, ओके। अब तो ये था इसका पूरा डायग्राम। अब हम यहाँ से एक माइक्रो सेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे काम करता है प्रॉपरली। ये ट्यूब्यूल है, हमने देखा था ये ट्यूब्यूल है, और ये जो है यहाँ से मतलब इसके अंदर से जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहाँ से डायलाइजर फ्लो हो रहा है, मतलब सोल्यूशन फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा हमारी बॉडी में जो है ब्लड में वेस्ट ज़्यादा है, और हमारे डायलाइजर डीएस में जो है वेस्ट कम है, तो वेस्ट का मूवमेंट होगा हमारे ब्लड से डीएस के अंदर, ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। अब आता है यूरिया भी जो है हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा है, उससे हमारे डीएस के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
फिर है कि अगर पोटेशियम, हमने क्या पढ़ा था कि डायलिसिस सॉल्यूशन में जो है हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हम ये भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमारे बॉडी में भी पोटेशियम हाई है और हमने यहाँ पे डीएस में भी हमने पोटेशियम डाल रखा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने पोटेशियम क्यों डाला जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा है। तो हम जब भी डायलिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, हम केएफटी चेक करते हैं कि बॉडी में पोटेशियम है कितना। अगर पोटेशियम फॉर एग्जांपल 7 है, ठीक है, तो हमने डाला कितना, 3 पोटेशियम सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। हमारी बॉडी में 7 पोटेशियम है तो हमने डीएस में यानी सोल्यूशन में 3 पोटेशियम डाला, ठीक है। तो अब भी क्या हुआ, हमारे ब्लड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में डाल देगा। और तो यहाँ पे कितने बचेगा, 5 पोटेशियम, यहाँ पे बचेगा 5 पोटेशियम, तो हो गया इक्वलाइज। ओके, तो इससे क्या हुआ, हमारा पोटेशियम भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर आता है कि हमने यहाँ पे कार्बोनेट ऐड किया था, सॉल्यूशन में कार्बोनेट था, तो कार्बोनेट जो है वो यहाँ से वो सॉल्यूशन से हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होगा। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में किडनी फेलियर की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है और कार्बोनेट क्या है, अल्कलाइन, तो ये क्या है, पीएच को मेंटेन करेगा, तो ये डायलिसिस सॉल्यूशन से ब्लड में ट्रांसफ़र होगा। फिर है कि हमने हिपैरिन ऐड किया था, हिपैरिन एज अ कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट याद किया था, क्योंकि बॉडी में जो भी बॉडी से जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो कोएगुलेट फैक्टर जो है वो डिसएक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो हमने इसलिए एंटी कोएगुलेंट्स डाले थे। अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो प्री प्रोसीजर हम क्या करेंगे, विद होल्ड द मेडिकेशन, जितने भी मेडिकेशंस है उसको हम विद होल्ड करने बोलेंगे। जैसे कि कोई भी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसको हम विद होल्ड करने बोलेंगे 4 आवर बिफोर द डायलिसिस। क्यों, क्योंकि जो डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपोटेंशन, ठीक है, और पहले हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे देंगे तो वो और हाइपरटेंशन कॉज करेगा, और डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन भी हाइपोटेंशन है, तो इसलिए हम जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो विद होल्ड करने बोलेंगे। डाइजॉक्सिन हम विद होल्ड करने बोलेंगे। एंटीबायोटिक्स, जितने भी महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स है जैसे टैजोबैक्टम और लिनेजोलिड, मेरोपेनम, ये सारे एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स है, तो इसको हम विदहोल्ड करने बोलेंगे। क्योंकि जो है पेशेंट डायलिसिस में जाएगा तो बॉडी से जितना भी एंटीबायोटिक है सब बाहर ही आ जाएगा, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए हम ये सब विदहोल्ड करने बोलते हैं। जितने भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं जैसे इंसुलिन हो गया या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, इन सबको हम विदहोल्ड करने बोलेंगे, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो भी इसका कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। और ये सारे मेडिकेशन 2 to 4 आवर्स बिफोर द डायलिसिस हम विद होल्ड करने बोलते हैं। और हम क्या चेक करेंगे, पेशेंट का वेट हम चेक करेंगे बिफोर द डायलिसिस प्रोसीजर। क्यों बिफोर द डायलिसिस प्रोसीजर, क्योंकि ये जो है हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फ्लूइड बैलेंस जो है वेट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि बॉडी में कितना फ्लूइड है और आफ्टर द डायलिसिस बॉडी से कितना फ्लूइड जो है बाहर निकला है, तो वो वेट चेक करके ही हमें पता चलेगा। और फिर क्या चेक करेंगे, हम ब्लड शुगर चेक करेंगे, पेशेंट का वाइटल साइंस स्पेशली द बीपी हम ये चेक करेंगे। इंट्रा प्रोसीजर क्या है कि जो ड्यूरेशन होता है डायलिसिस का वो 4 to 6 आवर्स होता है, ठीक है। 4 to 6 आवर जो है इसका ड्यूरेशन है। फ्रीक्वेंसी है हफ्ते में 1 बार 2 या हफ्ते में 2 बार भी दे सकते हैं, 2 बार भी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। जो हमने प्री प्रोसीजर चेक किया था वही हमें पोस्ट प्रोसीजर भी चेक करना है, जैसे बीपी चेक करना है, वाइटल्स चेक द वेट एंड ब्लड शुगर, ये सब हमें पोस्ट प्रोसीजर भी चेक करना है। अब हम मूव ऑन करते हैं कि डायलिसिस काम कैसे करता है, ठीक है। ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये जो है मशीन है और नीचे जो है पुली लगी है टू मूव द मशीन। अब यहाँ से आर्टरी के थ्रू हम, ये जो है बीपी पंप है, ठीक है, और ये पुलिंग पंप है। यहाँ पे नीचे आता है एयर डिटेक्टर, ये डिटेक्ट करता है एयर को। यहाँ से
यहाँ से ब्लड गया आर्टरी से बीपी पंप के थ्रू, बीपी पंप के ऊपर गया, ये जो है फिर पुलिंग पंप के ऊपर, ये जो है मैकेनिकली धीरे धीरे जो है ब्लड को पुल करता है। फिर ये डायलिज़र के थ्रू ओपन पोर्ट से ये फ़िल्टर होके फिर ये एयर डिटेक्टर के ऊपर आता है। ये डिटेक्ट करता है कोई भी एयर वगैरह या कोई इतना बड़ा ट्यूबिंग है, वो एयर तो एंट्री हो ही सकती है, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। अगर एयर आ गया तो यहाँ पे बीपिंग साउंड होती है ए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एयर डिटेक्टर के ऊपर, फिर उसके बाद ये वेन में चला जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा डायलिज़र दिखता है, ठीक है। डायलिज़र ये ट्यूब रहा और इसके अंदर ये वाइट कलर के जितने भी है ये सेलुलोज फाइबर के ट्यूब्स हैं, ठीक है। इनके अंदर से ब्लड निकलता है, ब्लड पास ऑन होता है और पूरे डायलिज़र के अंदर डायलिज़र सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये हमारा डायलिज़र है, ठीक है, जिसके अंदर सारे प्रिंसिपल ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है कि यहाँ से पेशेंट की आर्टरी से हमने ब्लड लिया, डायलिज़र से हमने पास ऑन करवाया, ठीक है। ये रहा यूज़ डायलिज़र, वो अलग हो जाएगा जिसमें कि सारा वेस्ट वगैरह होगा, ओके। और डायलिज़र का मशीन ऐसे दिखता है। साइड में, ये जो साइड में है यहाँ पे डायलिज़र लगा हुआ है, ये रहा, ये जो है डायलिज़र लगा हुआ है ये, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन ड्यू टू एक्सेस रिमूवल ऑफ फ्लूइड। हो सकता है कि बॉडी से फ्लूइड जो है वो एक्सेस रिमूव हो गया हो, तो उसकी वजह से जो है हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम क्या है, स्पेशली बीपी डाउन होगा तो हाइपोटेंशन हमें पता चलेगा कि बीपी डाउन है, ठीक है। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन क्या होता है कि होने से पहले ही बचाव करें, तो क्या करेंगे, फ्लूइड एक्सेस नहीं निकालेंगे बॉडी से, डू नॉट रिमूव एक्सेस फ्लूइड, ठीक है। सारे जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसको विद होल्ड करके रखना है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें प्री प्रोसीजर क्या करना चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को विद होल्ड करके रखना चाहिए ताकि हाइपरटेंशन ना हो। और फ्लूइड लॉस हो रहा है उस वजह से हाइपरटेंशन है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड आता है एयर एम्बोलिज्म, बिकॉज ऑफ द ट्यूबिंग, ट्यूबिंग इतनी बड़ी है कहीं से भी एयर एंटर हो सकता है, बिकॉज फ्रॉम ट्यूबिंग और डायलाइजर एयर एंटर इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है, एयर मे एंटर इनटू द सर्कुलेशन। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, हाइपोटेंशन हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है, डिस्निया एंड हीमोप्टाइसिस, ठीक है। जब वो लंग्स में पहुंच जाएगा, लंग्स में, तो हमें ब्लड इन स्पूटम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका हम मैनेज कैसे करेंगे, एयर एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, हमने इसको मैनेज कैसे करना है। द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी स्टॉप द डायलिसिस। सेकेंड प्रायोरिटी विल बी पोजीशन, हमें कौन सी पोजीशन देनी है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन एंड लेफ्ट साइडेड पोजीशन, क्योंकि हमें क्या करना है, एयर एम्बोलिज्म हो गया, हमें उसको क्या करना है कि अपने हार्ट में ही ट्रैप करके रखना है, हार्ट के सर्कुलेशन में ही, ताकि वो ट्रैप रहे, क्योंकि एक बार वो पल्मनरी सर्कुलेशन में चला गया तो वो क्या करेगा, गैस एक्सचेंज में प्रॉपर हिंड्रेंस कॉज करेगा और इससे क्या होगा कि हाइपोक्सिया, डिस्निया ये सब देखने को मिलेगा। तो हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा कि जब एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो उसको हार्ट में ही ट्रैप करना, ठीक है। हार्ट में ट्रैप कैसे करेंगे, एयर का नेचर होता है कि वो हवा में ऊपर साइड रहे, वो कभी भी नीचे नहीं जाता, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी रहता है। तो हमें पोजीशन देना है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में क्या है कि अपने जो लेग्स होता है उसको एलिवेट कर दो और जो अपर बॉडी है उसको नीचे कर दो, जिससे क्या होगा, एयर जो है हार्ट पे ही रहेगा, वो क्या करेगा, वो पल्मनरी में जाएगा ही नहीं, साथ के साथ उसको लेफ्ट साइडेड पोजीशन देंगे, तो इससे क्या होगा, हार्ट जो है लंग से ऊपर रहेगा तो एयर एम्बोलिज्म भी उसमें ही ट्रैप रहेगा। तो फिर जब एयर एम्बोलिज्म जो है उसी हार्ट में ट्रैप रहेगा तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, थ्रू द कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन से हम उसको एयर को बाहर निकाल लेंगे।
फिर आता है थर्ड प्रायोरिटी, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। फर्स्ट इज टू स्टॉप द डायलिसिस, सेकंड है पोजीशन देना पेशेंट को, थर्ड आता है इन्फॉर्म द डॉक्टर। अब हमारा थर्ड कॉम्प्लिकेशन है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टू मेंटेन, टू बैलेंस। डिस मतलब एनी डिफ़िकल्टी या डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस जब हो जाती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें यूरिया इतना ज़्यादा होता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। अब डायलिसिस में क्या है, ड्यूरिंग द डायलिसिस रैपिड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, जो ब्लड से हम क्या करते हैं डायलिसिस में क्या होता है कि हम ब्लड से वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं रैपिडली, बट ब्रेन से तो बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार जो यूरिया ने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लिया वो वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। हम उससे प्रेशर से ब्रेन के अंदर तो चला गया, अब वो बाहर नहीं आ रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू presence of blood brain barrier, waste from the brain cannot remove rapidly during the हीमोडायलिसिस। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को वो जिसने क्रॉस कर लिया था, यूरिया ने क्रॉस कर लिया था, अब वो वापस नहीं आ पा रहा है हीमोडायलिसिस के दौरान। तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ब्रेन रिमेन द हायर कंपेयर टू आउटसाइड द ब्रेन। ब्लड में यूरिया हट गया है थ्रू द हीमोडायलिसिस, पर ब्रेन में तो उतना ही है, तो ब्रेन का कंसंट्रेशन हायर है एज कंपेयर टू जो बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन क्या हो गया हमारा, ब्लड, क्योंकि ब्लड में यूरिया नहीं है, ब्लड में हमारा सॉल्वेंट है, उसमें यूरिया का कंसंट्रेशन कम है। हमारे ब्रेन में यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, मतलब ब्लड से लोअर कंसंट्रेशन से ब्रेन में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो क्या होगा कि सेरिब्रल एडिमा होगा। इसको बोलते हैं पुलिंग ऑफ फ्लूइड, मतलब कि हमारा ब्रेन में एडिमा होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा ब्रेन में, तो सेरिब्रल एडिमा होगा। उसमें मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उसमें साइन एंड सिम्टम क्या होगा, डिसोरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, हेडेक, हाइपरटेंशन, सीजर्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वही स्लो द डायलिसिस और स्टॉप द डायलिसिस। सेकंड क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देंगे, NS3%, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं NS, वो होता है 0.9%, दैट इज़ द आइसोटोनिक, मतलब कि हमारे ब्लड का और वो 0.9% NS का कंसनट्रेशन जो है वो सेम है, इसलिए हम नॉर्मली फ्लूइड रिप्लेसमेंट 0.9% NS से करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, इस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3% NS देंगे और या तो मैनिटॉल देंगे। द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या करेगा कि इट इंक्रीजेज द पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड कॉजेज ऑस्मोसिस एंड रिमूव ब्रेन वेस्ट। ये क्या करेगा, हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ब्रेन में फ्लूइड गया था वो वापस से ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेगा, कंसंट्रेशन चेंज कर देगा। इसीलिए और मैनिटॉल को हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक है। हम प्रिवेंशन ये तो मैनेजमेंट था, अब आते हैं प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन क्या होगा, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ड्यूरेशन मतलब कि जो हम 4 से 6 घंटा करते थे उसकी जगह 2 घंटा डायलिसिस कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी जैसे कि हफ्ते में हम 1 या 2 बार करे थे, 3 से 4 बार कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। अब एक्सेस साइट ऑफ हीमोडायलिसिस क्या है, एक्सेस साइट ऑफ हीमोडायलिसिस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फिस्टुला। से पहले एक्सेस साइट कौन कौन सी होती है, फिस्टुला जब हम पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में फिस्टुला के बारे में पढ़ेंगे और डीपली। अभी हम पढ़ते हैं एक्सेस साइट ऑफ हीमोडायलिसिस, ठीक है। फर्स्ट आता है सब क्लेवियन एंड फीमोरल वेन कैथेटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, सब क्लेविन यानी जो क्लेविकल बोन होता है उससे जस्ट नीचे ही हमारा सब क्लेविन वेन होता है,
ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डबल ल्यूमन का कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे, सब क्लेवियन वेन या तो फीमोरल वेन में, ठीक है। एक ल्यूमन से हम क्या करते हैं, ब्लड को रिमूव करते हैं और उसको मूव कराते हैं टुवर्ड्स द डायलाइजर, ठीक है। और दूसरे ल्यूमन से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्यूरिफाई हुआ है वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। मतलब एक से ब्लड से डायलाइजर के अंदर गया, वो प्यूरिफाई होके एक दूसरे ल्यूमन से वो बॉडी के अंदर गया, ठीक है। मैक्सिमम ये हम 6 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारा एक्सटर्नल कैथेटर है, तो ये जो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें डेली ड्रेसिंग करनी चाहिए। रिस्क ऑफ ऑक्लूजन होता है, तो साथ के साथ हमें पीरियोडिकली हेपारिन से फ्लश करना चाहिए, ठीक है। फीमोरल कैथेटर, अगर फीमोरल वेन का अगर हमने कैथेटर इंसर्ट किया है तो हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अवॉइड हिप फ्लेक्शन मोर देन 45 डिग्री। तो इससे क्या होगा, अक्लूड हो जाएगा, कैथेटर ख़राब हो जाएगा और वो फंक्शनल नहीं होगा, कैथेटर फंक्शनल नहीं होगा। सेकेंड एक्सेस साइट होता है एक्सटर्नल एवी शंट, ठीक है। एवी इज़ आर्ट्रियोवीनस शंट। इसमें क्या करते हैं, एक कनेक्शन हम बनाते हैं बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। फोर आर्म में हम एक आर्टरी और वेन के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं थ्रू द टू साइलेस्टिक कैनुला, ठीक है। हम साइलेस्टिक कैनुला यूज़ करते हैं। एक कैनुला जाता है आर्टरी में, एक कैनुला जाता है वेन में। अब इन दो आर्टरी और वेन के कैनुला को हम क्या करेंगे, एक यू शेप रबर ट्यूब से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब डायलिसिस के टाइम पे हम क्या करेंगे, ये जो यू शेप्ड रबर ट्यूब है उसको रिमूव कर देंगे और एक आर्टरी से हम ब्लड लेंगे, डायलिसर से पास करवाएंगे और फिर उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होगा हम वेन में ट्रांसफ़र कर देंगे। वीनस आर्टरी वाला जो होगा वो डायलिसर के अंदर जाएगा, फिल्टर होगा और फिर उसके बाद वीनस साइलेस्टिक कैनुला से ब्लड रिसीव हो जाएगा। यूजुअली हम बेसिलिक वेन और रेडियल वेन यूज़ करते हैं। वही रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये रहता ही है बिकॉज ये आउटसाइड द बॉडी है। इमीडिएट ये जो है हम बनाने की इमीडिएटली बाद हम यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है 2 मंथ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि थर्ड एक्सेस साइट होता है इंटरनल एवी ग्राफ्ट। ग्राफ्ट क्या होता है, किसी लिविंग टिश्यू को लेना, ठीक है। वो लिविंग भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, उसको यूज़ करना, ठीक है। इसमें क्या करता है, वो सेम एक्सटर्नल एवी शंट जैसे होता है वैसे ही इंटरनल ये ग्राफ्टिंग भी वही होता है। जैसे यहाँ पे इसमें हमने क्या किया था, एक्सटर्नल एवी शंट में यू शेप ट्यूब हमने यूज़ की थी, उसकी जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउ कैरोटिड आर्टरी या गोरटैक्स, ठीक है। काउ कैरोटिड आर्टरी मतलब काउ का जो कैरोटिड आर्टरी होता है, जो कैडेवर काउ होता है, जो डेथ काउ होता है, उसका हम कैरोटिड आर्टरी लेते हैं, या तो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड गोरटैक्स होता है वो लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हम एक छोटा सा माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम 4 आर्म की स्किन को कट करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं एंटी क्यूबिटल वेन को और रेडियल वेन को, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बीच में एक फिस्टुला हम क्रिएट करते हैं, एक शंटिंग करते हैं, ठीक है। शंटिंग किससे करते हैं, ऊपर कर देते हैं हम यू शेप ट्यूब से, यहाँ पे करेंगे काउ कैरोटिड आर्टरी या गोरटैक्स से, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरनली आर्टरी एंड वेन कनेक्टेड बाय काउ कैरोटिड आर्टरी और गोरटैक्स। उसमें क्या, फिर उसके बाद क्या होगा, आर्टीरियल ब्लड जो है वो मूव होगा इनटू द वेन। वेन में मूव होगा, वेन जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, फिर उसके बाद डायलिसिस के लिए यूज़ करेंगे। 15 गेज का हम निडल इंसर्ट करेंगे इनटू द आर्टरी एंड वेन और फिर उसके बाद जो ये आफ्टर द मैच्योरेशन 2 वीक तक ये मैच्योर्ड होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टिचिंग की है तो 2 वीक का जो हीलिंग टाइम होता है, जो मैच्योरेशन टाइम होता है, उसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इंटरनल होता है तो लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो आज हमने पढ़ा है कि डायलिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डायलिसिस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है डायलिसिस का, 3 प्रिंसिपल होते हैं, एक्सेस साइट क्या होता है। हमने सारा हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर
that time, stay tuned, do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this video.